हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीविका केमिस्ट्री क्लासेस अनसॉल्व पेपर सोल्यूशन के लिए जाना जाता है, लेकिन आज हम लोग जो है बहुत दिनों बाद क्लास 12th हिंदी मीडियम अनसॉल्व केमिस्ट्री अनसॉल्व पेपर 2024 सेट फर्स्ट 347 जीए लेकर उपस्थित हो रहे हैं। यानी 2024 का सेट नंबर फर्स्ट लेकर उपस्थित हो रहे हैं, और वो भी हिंदी मीडियम के लिए। क्योंकि विलंब हो गया उसके लिए हमें सॉरी। यानी हमारा सेट नवंबर में आ जाना चाहिए, बट आ रहा है दिसंबर में, उसके लिए सॉरी। लेकिन उससे पहले 2022, 2023, 2020, 2019 इन सब के सेट हमारी प्लेलिस्ट पर पड़े हुए हैं। आप वहां से देकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कम से कम 2024, 2022, 2023 3 सालों के सेटों को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन बनाना है, जिससे कि हमारी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन हो सके और हम अच्छे से अच्छा प्रदर्शन कर सके। यानी 90 प्लस 95 प्लस अगर लाना है तो अनसोल्ड पेपर को सॉल्यूशन बनाना होगा और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आना होगा, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो यूट्यूब पर रहता है और पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको देता है। तो हम लोग बिना किसी विलंब के, कोई ना देर करते हुए तुरंत अपना शुरू करते हैं सेट। पहला कह रहा है इस प्रश्न के में पहले का फर्स्ट का कह रहा एफई है। एफई आयरन होता है भैया। आयरन जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो ये डी ब्लॉक का तत्व हो जाता है। और इसमें थर्ड ऑप्शन दिया गया है ना, थर्ड ऑप्शन दिया गया है। ये डी ब्लॉक का तत्व होता है। खा कैसे होता है अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको ये भी समझा दूं। 26 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में एंटर कर रहा है, इसलिए ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला विन्यास है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है उसके लिए देखते हैं। इसका पहले का खा का दूसरा ऑप्शन 3d5 4s2, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर प्रेजेंट करेगा। पहले के गा का किसी भी गैल्वेनिक सेल में लवण छेद को हटा देने पर सेल का वोल्टेज इसका फर्स्ट हो जाएगा अचानक शून्य हो जाता है। अचानक शून्य हो जाता है। पहले का घा इसका फोर्थ ऑप्शन सही है। कह रहा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, वो 0.0 वोल्ट होता है। अंगा सूत्र के बराबर AE माइनस EA RT के लिए सत्य कथन है। इसका भी फोर्थ है। EA सक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी है। और अब 4 नंबर जो कि लास्ट ऑप्शन है। अब क्रिया 1/2A इक्वल टू 2B के लिए A के विघटन दर और B के बनने की दर होगी। इसका दूसरा ऑप्शन सही है, -DA अपॉन DT इक्वल टू 1/4 DB अपॉन DT। क्योंकि A जो है हाफ है और
उधर 2b बना हुआ है, रिएक्शन दी गई है हाफ ए, एरो मार्क 2b, ठीक है, सीधे सीधे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 1/4 dB अपॉन dt हो जाएगा। और जो ए का विघटन दर है, जो विघटन होता है वो उसकी अमाउंट कम होता जाता है, इसलिए माइनस में लेते हैं, और ये बनता चला जाता है, प्रोडक्ट होता है, तो इसको प्लस में लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है आपका दूसरे का ए। दूसरे के ए में क्या कहता है, एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखी, ठीक है ना। एनिलीन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं लिखी है। तो देखो भैया, दूसरे का एनिलीन का फॉर्मूला हमारा सिंपल सी बात है, ये होता है NH2, ठीक है। एनिलीन में जो नाइट्रोजन समूह होता है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या होता है? लोन पेयर होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो कि आर्थो और पैरादैशिक होता है। आर्थो और पैरा, ये यहां से चलेगा और यहां पर आके अटैक करेगा, तो क्या बनाएगा, ये डबल बॉन्ड पे हो जाएगा। NH2 ने डोनेट किया तो प्लस चार्ज आ जाएगा, यहां पे माइनस चार्ज हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो। नेक्स्ट आगे बनेगा डबल बॉन्ड NH2, ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब ये यहां से मूव करेगा और पैरा पर अटैक करेगा, ये माइनस हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव, ये यहां से अटैक करेगा और यहां पर आ जाएगा आर्थो पे, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और पुनः ये यहां से होते हुए अपनी पोजीशन पर चला जाएगा, NH2 हो जाएगा, ये कंडीशन। ये हमारा एनिलीन का अनुनादी स्ट्रक्चर हो जाता है। तो दूसरे का, अब क्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। अब क्रिया के वेग पर ताप तथा सांद्रता के प्रभाव को समझाइए। नंबर 2, दूसरे का खा, तो इसमें लिखेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव किसी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है, जिससे प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। दूसरा है सांद्रता का प्रभाव, यानी सांद्रण का प्रभाव। सांद्रण का प्रभाव किसी भी अभिक्रिया में सांद्रता बढ़ाने पर
अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे अणु पास पास आ जाते हैं। फलस्वरूप प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने दूसरे का का और खा सॉल्व कर लिया है। आगे हम लोग दूसरे के गा पे चलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम साफ करते हैं और आगे बढ़ जाएंगे। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। दूसरे का गा कह रहा K4FeCN का होल 6 के जलीय विलयन में उत्पन्न आयनों को लिखिए। अगर हम K4FeCN का होल 6 इसका हम एक्वस सोल्यूशन बनाएं, जलीय विलयन बनाते हैं, तो इसका जो आयन होगा, आयनन कुछ इस प्रकार से होगा। FeCN का होल 6 4 माइनस। अगर हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो इसका ये पार्ट और इस प्रकार से आयनन हो जाता है। जो बाहर है वो आईपी यानी कि आयोनाइजेशन पार्ट, आयनीकृत भाग होता है, वो आयनित हो जाता है, और जो उपसे संयोजी भाग होता है वो आयनित नहीं होता है। ठीक है ना, वो आयनित नहीं होता है। और इसी के रहे इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए। Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है भैया, क्या करेंगे, K4FeCN का 6, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर 4 होती है, प्लस Fe के लिए x मानो, प्लस Cn की -1 होती है, इंटू 6 इक्वल टू 0। तो 4 प्लस x माइनस के 6 इक्वल टू 0, ये दोनों प्लस माइनस है, घट जाएंगे, x इक्वल टू 2 आ जाएगी। ये ऑक्सीडेशन यानी ON ऑफ Fe, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, ये आंसर हो जाता है। दूसरे का घा, दूसरे के घा की बात करते हैं। कहा गया है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल में अंतर देख लिखिए। तो हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये बन रहा है कि गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अववर्णी सेल में अंतर लिखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग डालते हैं, गैल्वेनिक सेल व विद्युत अपघटनी सेल में अंतर। ठीक है ना, इतना सॉल्व करता हूं, बाद में इसको इधर बढ़ा लेंगे। पहला नंबर गैल्वेनिक सेल। वह युक्ति जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और वह युक्ति जिसके द्वारा
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदलते हैं और वैद्युत अपवर्तनिक सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। बात करते हैं आगे की। नंबर 2, इस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती है। और यहां पर लिखेंगे इस सेल में रासायनिक परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। नंबर 3 की बात करें, तीसरा पॉइंट क्या होगा? सॉरी, उल्टा हो गया। इधर गैल्वेनिक सेल है, इस सेल में ये उल्टा हो गया बेटा। रासायनिक परिवर्तन से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा दी जाती है। नंबर 3 पर होगा इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है। और इधर में होगा कि इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर, ये दूसरे का डी चल रहा है बेटा, है ना। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। चौथा पॉइंट है इसमें कैथोड धन ध्रुव होता है, जबकि एनोड ऋण ध्रुव होता है। और इधर इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें एनोड धन ध्रुव होता है तथा कैथोड ऋण ध्रुव होता है। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और अब हम चलने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें इसको साफ करना होगा। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और बहुत स्पीड से बढ़ेंगे, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम 2025 को फिनिश करना है। हर हाल में उसको फिनिश करना है। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा बनता है
क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या कहता है कि 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया। एथेनॉल तथा जल के मोल अंश की गणना कीजिए। एक तरफ एथेनॉल, दूसरी तरफ जल। एथेनॉल हमारा विलेन है, सॉरी विलेय है, और जल हमारा विलायक है। तो इसके लिए स्मॉल w 46 ग्राम है और एथेनॉल का अणुभार भी 46 होता है। जल की मात्रा जो दी गई है कैपिटल W में नोट करेंगे, वो 54 ग्राम है और इसका अणुभार 18 होता है। इसके मोल स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, यानी 46/46 इक्वल टू 1 मोल आ जाएगा। और यहाँ कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, मतलब कि 54/18 इक्वल टू आ जाएगा 3 मोल। फिर क्या करेंगे, कुल मोल को फाइंड करना है। कुल मोल स्मॉल n प्लस स्मॉल कैपिटल N यानी 1 + 3 इक्वल टू 4 आ जाएगा। फिर लिखेंगे एथेनॉल का मोल प्रभाज। एथेनॉल का मोल प्रभाज, एथेनॉल क्या है, विलेय है, तो स्मॉल n/स्मॉल n प्लस कैपिटल N यानी 1/14 इक्वल टू डिवाइड करेंगे पॉइंट का 25 आ जाएगा। फिर लगाएंगे जल का मोल प्रभाज। जल का मोल प्रभाज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, मतलब कि 3/4 इक्वल टू पॉइंट का 75। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, हम आपको बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं, क्योंकि आ गया है जीविका केमिस्ट्री क्लासेस 2024 का बम्पर धमाका। सेट नंबर फर्स्ट आज से स्टार्ट हुआ है और 2022-23 के सेट आपके ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, जिन्हें आप बड़े आसानी से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल दूसरे का तीसरे का, नंबर थर्ड का कह रहा है 1.35 ग्राम, है ना, 1.35 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को 1.325 ग्राम निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलकर 250 ml विलेन बनाया गया। निर्जल सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 है। विलेन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है भैया, ये हमारा हो गया थर्ड का स्मॉल w है 1.325 ग्राम। इतना पदार्थ लिया गया है और इस पदार्थ को जल में घोला गया, तो घोल करके जो वॉल्यूम बनाया गया वो 250 ml है। कितना है, 250 ml बनाया गया है। सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 का तुल्यांकी भार मतलब कैपिटल E 53 दिया गया है। तो कह रहा है नॉर्मलता क्या होगी। बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया यार, इतना डेंजरस सवाल तो मिलना मुश्किल होगा। चलिए कोई बात नहीं, अब पूछा है तो सोल्यूशन भी देना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मलता इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, W इक्वल टू ENV अपॉन 1000। तो यहां से हम नॉर्मलता इक्वल टू करेंगे तो W इंटू 1000 अपॉन EV। वैल्यू रखो, W की वैल्यू है 1.325 इंटू 1000 अपॉन E हमारा 53 है इंटू V हमारा 250 है। इससे कैंसिल आउट किया, 4 टाइम्स हुआ और ये कुछ 5 टाइम्स, या इसको डिवाइड करना है 53 को 1.325 में। तो यहां पर करते हैं 53 इक्वल टू 1.325, पॉइंट लगाया, ये पॉइंट यहां गया, 0 आया, फिर यहां गया, अब तो चला जाएगा बात। 2 टाइम्स, 2 3 जा 6, 2 3 6, 2 5 10, 12 6 6 और यहाँ 26,
पॉइंट लगा ही है, 65 हो गया। पांच बार, 5×3 = 15, 5×25 और 1×26, ये आ जाएगा क्या? 0.025 इंटू 4, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 8×2 = 10। मतलब कि 0.10 ये नॉर्मल, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आया फिनॉल के अनुप्रयोग लिखना है, तो नंबर 1, इसका उपयोग रेजिन, प्लास्टिक और फार्मास्यूटिकल में किया जाता है। नंबर 2, इसका तनु विलयन का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर 3, इसका उपयोग परिरक्षक, कॉमा कीटनाशक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक कॉमा कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नंबर 4, औषधियों में किया जाता है। नंबर 5, विस्फोटक बनाने में किया जाता है। इसका पिक्रिक अम्ल जिसे बोलते हैं, ये विस्फोटक, ट्राइनाइट्रोफेनॉल विस्फोटक के रूप में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी, हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका क्या है? हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका, तो तीसरे का घा था, हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो हार्मोन्स हमारे शरीर के विकास, उपापचय, रुधिर की शर्करा, प्रजनन क्षमता, यौन इच्छा आदि को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। यह हमारे शरीर में रासायनिक संदेश वाहक का कार्य करते हैं, सोचने समझने के तरीके पर नियंत्रण करते हैं, कई दैनिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तीसरा। और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलेंगे। आप लोगों ने इसकी कॉपी कर लिया होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का रोजनमुंड अपचयन पर टिप्पणी लिखिए। एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4 की उपस्थिति में जल की अपक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चौथे का
तो दोस्तों हम लोग करने वाले हैं रोजेनमुंड अपचयन। जब किसी ऑयल क्लोराइड या कहते हैं अम्ल क्लोराइड, ठीक है ना, जब किसी ऑयल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड का अपचयन PDBaSO4 की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होती है। रोजेनमुंड अपचयन कहलाता है। कहलाता है। जैसे कि मान लो हमने बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन करवाते हैं PDBaSO4 की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड CHO प्लस HCl। अब इसी रिएक्शन में कह रहा है एथाइन पर H2SO4 एवं HgSO4 की अभिक्रिया देना है। एथाइन से क्रिया, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O HgSO4 और H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, ये बनता है CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बन जाता है। चौथे का खा कह रहा है अपक्रिया की आणविकता तथा अपक्रिया की कोटि में अंतर का उल्लेख कीजिए। तो इसको करने के लिए हम लोग इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हम साफ करते हैं इसको, चौथे के खा पर चलते हैं। बहुत बड़ा पेपर है, लंबा समय लगने वाला है। चौथे का खा, हेडिंग होगी आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो एक तरफ हम लोग आणविकता डाल लेते हैं, अपक्रिया की आणविकता, और दूसरी तरफ डालते हैं अपक्रिया की कोटि। दोनों में डिफरेंस करना है, ठीक है ना, आणविकता और कोटि में अंतर करना है। तो पहला पॉइंट होगा अभिक्रिया, ठीक है ना, क्वेश्चन है यही है, चौथे का खा है अपक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर, ठीक है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। यानी किसी अपक्रिया में कितने अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या ही उसकी आणविकता कहलाती है। और यहां पर होगा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या अभिक्रिया की कोटि कहलाती है।
अपक्रिया की कोटि कहलाती है। नंबर 2, आणविकता का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। उधर लिखेंगे कोटि का मान शून्य हो सकता है। आपने पढ़ा है शून्य कोटि की अपक्रिया। नंबर 3, आणविकता का मान एक पूर्णांक संख्या है। और यहां पर होगा कोटि का मान पूर्णांक संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक भी हो सकता है। भिन्नात्मक भी हो सकता है। नंबर 4, अभिक्रिया की आणविकता अभिक्रिया को देखकर पता की जा सकती है। नंबर 4, कोटि एक प्रयोगात्मक पद है, यानी बिना प्रयोग के, बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रैक्टिकल के कोटि का मान निर्धारित करना पॉसिबल नहीं है। इसी क्वेश्चन में कहा है अपक्रिया H2 + Cl2 2HCl शून्य कोटि की अपक्रिया है। इस अपक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। ठीक है ना, इस अपक्रिया का वेग समीकरण लिखिए। इसी में जोड़ा शून्य कोटि की अपक्रिया का वेग समीकरण लिखना है। शून्य कोटि की अपक्रिया होती क्या है? वह अपक्रिया जिसकी दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, शून्य कोटि की अपक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में H2 + Cl2 एरो मार्क 2HCl है। माना एक सामान्य अपक्रिया, A = उत्पाद है। माना कोई सामान्य अपक्रिया A = उत्पाद है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से dx/dt प्रोपोर्शनल A⁻0। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शून्य कोटि की अपक्रिया को हम लिख रहे हैं, इसे लिख रहे हैं, शून्य कोटि की अपक्रिया को लिख रहे हैं, तो dx/dt A⁻0 हो जाएगा। अब dx की जगह हम dA भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या लिखा dx, तो dx/dt = k A⁻0। A क्या होगा? एक नियतांक होगा। ठीक है ना, A क्या होगा? एक नियतांक होगा। अब ये A 0 है, तो इसका मतलब जिसकी पावर A माने A⁻0 या जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो dx/dt = k बचेगा। dx/dt = k हो जाएगा। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हैं। हो जाएगा dx = k × dt। dx = k × dt। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनता है। क्या बनता है भैया? इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनता है। इसको हमने डाला फर्स्ट।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट का समाकलन करने, इक्वेशन फर्स्ट का समाकलन करने पर तो समाकलन dx इक्वल टू समाकलन k इंटू dt। तो अच्छा, dx की जगह पे हम चाहें तो a का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट a है ना, तो a का भी प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये dA हो जाएगा, dx हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू, समाकलन घटेगा तो a इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी, समीकरण 2, जहां सी समाकलन स्थिरांक है। सी क्या है भैया? समाकलन स्थिरांक है। जब t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, यानी a की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। या जब t इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा a इक्वल टू k इंटू 0 प्लस सी, मतलब कि a इक्वल टू क्या आ जाएगा? c। ये हमारा समीकरण थर्ड बन जाता है। ठीक है, c अब c के मान को समीकरण 2 में रखने पर, c के मान को समीकरण 2 में रख देते हैं, तो a इक्वल टू माइनस के टी और प्लस सी। ठीक है, तो इसको ए नॉट मान लेते हैं, ए नॉट, तो ये आ जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस ए टी इक्वल टू, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये आएगा प्रारंभिक मात्रा को, तो के टी इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/t ए नॉट माइनस ए, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/t ए नॉट अपॉन, ये डेरिवेशन, ये हमारा डेरिवेशन। चौथे का खग फिनिश हुआ। अब हम चौथे के गा पर चलते हैं, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अब हमको आगे बढ़ना है। अब क्रिया की कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व को परिभाषित करना है। आप करते हैं, चौथे के गा की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ का गा, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसके बारे में करना है। कह रहा है चौथे की गा में विशिष्ट सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व को परिभाषित कीजिए। तो माना किसी चालक का
प्रतिरोध कैपिटल आर, माना किसी चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर, उसकी लंबाई एल है। माना कि कोई चालक है जिसका प्रतिरोध आर है और उसकी लंबाई एल है, तथा क्षेत्रफल ए, तो R इज इक्वल टू या R प्रोपोर्शनल L अपॉन ए, R प्रोपोर्शनल L अपॉन ए। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, जहां रो क्या है, जहां रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो, R इज इक्वल टू रो, क्योंकि L 1 है और A 1 है, दोनों को रखेंगे तो 1 अपॉन 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और आ जाएगा क्या, R इज इक्वल टू रो। तो अतः किसी अतः एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध, के चालक का प्रतिरोध एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल के चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसका मात्रक ओम सेंटीमीटर होता है। इसका एक पार्ट हो गया, इसी में इसने अभी दूसरा पार्ट भी पूछ रखा है। क्या कह रहा है, चालकत्व को परिभाषित कीजिए, यहां हेडिंग डालेंगे चालकत्व। क्या लिखेंगे, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो C इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन R। इसका मात्रक ओम इनवर्स। चौथे का घा भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चौथे के घा पर चलते हैं। चौथे का घा जो है हमारा,
चौथे का कहा क्वेश्चन कह रहा है ब्रोमोबेंजीन की तुलना में ब्रोमोएथेन का ब्रोमीन परमाणु अधिक अपक्रियाशील क्यों होता है। ब्रोमोबेंजीन की बात करें तो उसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये हो जाएगा यानी Br, और ब्रोमोएथेन की बात करें तो CH3CH2Br। ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है और ये हमारा ब्रोमो एथेन है। तो लिखेंगे क्या कि ब्रोमोएथेन में ब्रोमोबेंजीन में ब्रोमीन परमाणु एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है, जो कि रिंग के पाई इलेक्ट्रॉनों से आबंध बना लेता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड लगा हुआ है, जहां डबल होता है वहां एक पाई होता है, पाई बॉन्ड से आबंध बना लेता है, जिससे ब्रोमीन परमाणु को निकालना मुश्किल हो जाता है, और वह अधिक स्थायी संरचना देता है, जबकि ब्रोमोएथेन में ब्रोमीन परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा होता है, इसलिए यह ब्रोमोबेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है, इसी क्वेश्चन में जोड़ रखा है कि ब्रोमोएथेन पर सोडियम की अपक्रिया ईथर की उपस्थिति में, लिखते हैं अभिक्रिया माने ब्रोमोएथेन यानी CH3CH2Br प्लस सोडियम प्लस BrCH2CH3 एरोमार्ग शुष्क ईथर। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये वुडज अपक्रिया है, वुडज अपक्रिया का समीकरण पूछ रहा है, तो इतना पार्ट इसका निकल जाएगा, बचेगा क्या, इसको अगर समेट कर लिख दें C2H5 तो ये बनेगा C2H5 प्लस 2NaBr। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर तो ब्यूटेन बनता है, क्या बनता है, ब्यूटेन बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग कहाँ बढ़ के जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं।
पांचवा कह रहा है एमीन किसे कहते हैं, है ना। पांचवें क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। एमीन अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एमीन प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3 को हमने रिएक्ट कराया RX एक एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलोजन के साथ में, तो माइनस का HX निकला और बचा RNH2। ये 1 डिग्री एमीन यानी प्राथमिक एमीन है। अगर इसी को हम दोबारा से रिएक्ट करवा दें तो RRNH मिलेगा और माइनस का HX हो जाएगा, ये 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। और इसको अगर हम पुनः रिएक्ट करवा दें तो RRRN ये हमारा 3rd डिग्री एमीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल या एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एमीन प्राप्त होते हैं। इसी में जोड़ दिया प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन तथा तृतीयक एमीन में विभेद के लिए एक परीक्षण लिखिए। तो इसको हम लोग हिंसबर्ग परीक्षण के अकॉर्डिंग करेंगे। हिंसबर्ग परीक्षण, इनमें विभेद कराते हैं। क्या है कि प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिक, प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एन एल्किल सल्फोनेमाइड देते हैं। साथ एन एल्किल सल्फोनेमाइड देते हैं। प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एन एल्किल सल्फोनेमाइड बनाते हैं जो क्षार में विलेय होता है, क्षार में विलेय होता है। तो ये प्राथमिक एमीन की बात थी। द्वितीयक एमीन की बात करें, द्वितीयक एमीन NN डाई एल्किल सल्फोनेमाइड देते हैं। द्वितीयक एमीन जो है, प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ एन एल्किल सल्फोनेमाइड देते हैं। द्वितीयक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ NN डाई एल्किल सल्फोनेमाइड देते हैं जो कि क्षार में अविलेय है, जो कि क्षार में अविलेय होता है, ये क्षार में घुलता नहीं है। और तृतीयक एमीन की बात करें, तृतीयक एमीन
हिंसवर्ग परीक्षण नहीं देते। इस तरह से हम प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक एमीन में डिफरेंस कर सकते हैं। इसका सेकंड, अच्छा इसी में सेकंड पार्ट और जुड़ा हुआ है। ये 5 के का फर्स्ट था भैया, 5 के का फर्स्ट था। इसी का सेकंड पार्ट और जुड़ा हुआ है। कह रहा है एक्स एथेनामीन पर HCl की अपक्रिया तथा वाई एनिलीन पर सोडियम नाइट्राइट एवं तन्व HCl की 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अपक्रिया की रासायनिक समीकरण लिखिए। C2H5NH2 है ना। क्वेश्चन था हमारा एक्स एथेनामीन पर HCl, ये एक्स है, पर HCl की अपक्रिया करवाना है HCl से, पर अपक्रिया तथा, हाँ ठीक है, तो ये कराएंगे तो C2H5NH3 प्लस Cl माइनस, ये कंपाउंड बन जाएगा HCl से अगर अपक्रिया कराएंगे। और एक्स एथेनामीन है, ये एथेनामीन, इसी में वाई एनिलीन, वाई एनिलीन लेना है, NH2 होगा, ये वाई एनिलीन है। वाई एनिलीन पर उसने कहा NaNO2 प्लस HCl की 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया कराते हैं तो डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है N2 प्लस Cl माइनस, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ये बनता है। तो अब हम लोग 5वें के का को कंप्लीट कर पाए। 4 नंबर का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। 5वें के खा की ओर बढ़ते हैं, 5वें के खा की ओर बढ़ते हैं। 5वें का खा का फर्स्ट का डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व क्या है, बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। क्या लिखेंगे, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश पाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश पाता है, डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और इनकी 3 श्रेणियां हैं, सॉरी 4, यानी इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है 3D श्रेणी, दूसरी है 4D श्रेणी, तीसरी है 5D श्रेणी और चौथी है 6D श्रेणी। बात करते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व वही डेफिनेशन है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश पाता है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कोश में प्रवेश पाता है, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। इनकी 2 श्रेणियां हैं, इनकी 2 श्रेणियां हैं।
नंबर 1 लैंथेनाइड श्रेणी, यानी कि इसको हम 4F श्रेणी भी बोलते हैं, 4F श्रेणी भी बोलेंगे। और नंबर 2 है एक्टिनाइड, एक्टिनाइड इसको 5F श्रेणी बोलते हैं। इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है ना। अब पांचवें के खा का जो सेकेंड पार्ट है उसने कहा है कि डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2 N-1 D 1 से 10 होता है। NS1-2 से N-1 D 1 से 10 होता है। और F ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 N-1 D 1 और N-2 0 से 1 N-2 F 1 से 14 होता है। ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इससे हम लोग पांचवें के खा को भी कर चुके हैं। अब हमें चलना है पांचवें के गा पर चलना है, तो इसको हम लोग साफ कर देते हैं। आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं कॉपी, क्योंकि बात ये है कि हमारा अनसॉल्व्ड बहुत बड़ा है और हमें इसको सॉल्व करना है। 1 घंटे 7 मिनट का हो चुका है वीडियो, और भी आगे जाएगा, तो बहुत जल्दी आपने कॉपी कर लिया होगा। नहीं किया तो कर सकते हैं स्टॉप करके। और एक बार रिक्वेस्ट की, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन आते रहें और बहुत जल्द जल्द वीडियो आपके पास आते रहेंगे। दोस्तों, हम मेहनत करते हैं, सारी चीजें आपको फ्री में मिलता है, इसलिए इस वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो कि सभी लोगों को, आपके और आपके फ्रेंड सर्किल को, सबको इसका फायदा मिले, सब लोग इससे जुड़े और आपको फ्री में अनसॉल्व्ड। पहला एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो पूरा आपको लिख कर सॉल्व करवा रहे हैं, है ना। तो हम लोग पांचवें के गा पर चलते हैं। यहां कह रहा है क्या होता है जब, है ना। पांचवें के गा कह रहा है क्या होता है जब एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथेनॉल C2H5OH को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। एथेनॉल को सोडियम ब्रोमाइड तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करेंगे तो एक तो ब्रोमो एथेन यानी C2H5Br प्लस NaHSO4 प्लस H2O ऑप्टेन हो जाएगा। नंबर 2 पर दूसरी एक टॉलुइन की अभिक्रिया Fe चूर्ण की उपस्थिति में अंधेरे में क्लोरीन से कराई जाती है। नंबर 2 टॉलुइन CH3 होगा, Cl2 Fe चूर्ण, वो भी कहां पर है, अंधेरे में अभिक्रिया कराते हैं, तो आर्थोक्लोरोटालुइन और पैराक्लोरोटालुइन ऑप्टेन होता है। CH3
ये होगा आर्थोक्लोरो टॉलुइन और ये होगा पैराक्लोरो टॉलुइन, ये ऑक्टेन होगा। और तीसरा पार्ट है तेरा है बेंजीन डाइओजेनियम क्लोराइड की जल से अपक्रिया कराई जाती है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोले तो N2Cl, इसकी हम जल यानी H2O से अपक्रिया कराते हैं तो फिनॉल ऑप्टेन होगा। क्या होगा? OH, फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, फिनॉल ऑप्टेन हो जाता है। ये इसका नाम है फिनॉल, फिनॉल। और चौथा है 2-ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है। 2-ब्रोमोपेंटेन यानी CH3CH Br CH2 CH2 CH3 जो गया 2-ब्रोमोपेंटेन को एल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो सीधी सी बात है CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 बने पेंटीन 2 या फिर 2 पेंटीन कह दें प्लस KBr और प्लस H2O ऑक्टेन हो जाएगा। तो ये चारों कंप्लीट हो जाते हैं। पांचवें के घा को कंप्लीट करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपने कॉपी कर लिया होगा, चारों रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। पांचवें के घा को आगे बढ़ते हैं करने के लिए, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। 2 महीने बाद एग्जाम है हमारा। पांचवें का घा क्या कहा गया? वाष्प दाब में अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम किसी अवाष्पशील विलेय का मोल प्रभाज्य, किसी अवाष्पशील विलेय का मोल प्रभाज्य ऐसा न लिख के, किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल एन क्या होता है? एक काम करते हैं, एक लाइन और थोड़ी सी लिखते हैं। यदि विलयन अति तनु हो तो n प्लस एन के स्थान पर n रखेंगे, तो ये हो जाएगा P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। आपको मालूम है स्मॉल एन क्या है? विलेय के मोल हैं, और विलेय के मोल को स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और कैपिटल एन क्या है? विलायक के मोल हैं, जिसको हम लोग कैपिटल W अपॉन कैपिटल M लिखेंगे।
तो ये ऊपर जाएगा, फॉर्मूला बनेगा P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये राउल्ट का नियम हो गया, ठीक है ना। उल्लेख कीजिए 293 केल्विन ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है। तो कह रहा है 450 25 ग्राम घोलने पर विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, P इक्वल टू 17.535 mmHg, ये विलायक का वाष्प दाब है, कह रहा शुद्ध जल का वाष्प दाब यानी विलायक का वाष्प दाब है। सॉरी, कैपिटल W 450 ग्राम है और स्मॉल W 25 ग्राम है, यानी विलेय की मात्रा 25 ग्राम, विलायक की मात्रा 450 ग्राम है। और घोला किसको गया है, तो जल का 200 किलो 450 ग्राम जल में 25 ग्राम ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की बात है तो ग्लूकोज का अणु भार 180 होता है और जल का अणु भार 18 होता है। और हमसे पीएस पूछा जा रहा है, कह रहा है विलयन के वाष्प दाब की गणना कीजिए। तो हमारा फॉर्मूला तो ये पहले से लिखा हुआ है, P माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। हो जाएगा 17.535 माइनस पी एस बटे 17.535 इक्वल टू स्मॉल w का मान 25 गुणे कैपिटल M 18 बटे स्मॉल m 180 इंटू कैपिटल W 450, 18 दाम 180 और 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 2 बच गए 20, 25 अट्ठे 200। एक काम करते 5 से काट लो, 55 25, 5 निम 45 90, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, ठीक 18। ये आ गया 1/80, 17.535 माइनस पी एस बटे 17.535 इक्वल टू 1/180, ठीक है। ये उधर जाएगा 17.535 माइनस पी एस इक्वल टू हो जाएगा 17.535 बटे 180, ठीक है ना। अब इस 180 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस 180 का डिवाइड करेंगे कितने में, तो 17.535 डिवाइड 180 इक्वल टू 0.097। 17.535 माइनस पी एस इक्वल टू 0.097, इसका डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस पी एस इक्वल टू, इसको उधर ले गए तो ये माइनस 0.097 इक्वल टू आ जाएगा माइनस 17.535, ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो देखना पड़ेगा, आंसर कितना आ रहा है। तो आंसर तो भाई इसमें दिया नहीं गया, कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करेंगे। तो ये इतना आ गया और इसको हमने पक्षांतर किया, ये इतना हो गया। अब इसमें से 17.535 माइनस 0.97 अगर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, फिर वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 0.097 17.438 माइनस पी एस इक्वल टू माइनस 17.438 mm, तो माइनस माइनस कैंसिल, पी एस इक्वल टू 17.438 mm, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग लॉन्ग आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो छठवां क्वेश्चन नंबर 6,
पांचवा हम लोग साफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। छठवें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि उपसय संयोजन यौगिकों के संयोजकता आबंध सिद्धांत यानी वीवीटी की उल्लेख कीजिए, इस सिद्धांत की कमियों का भी उल्लेख कीजिए। ये एक लॉन्ग आंसर है, इसमें 10 पॉइंट की थ्योरी आती है और बड़े बड़े पॉइंट हैं, इनको लिख पाना बेटा बड़ा मुश्किल होगा। और इसका जो अथवा है कह रहा है उपसय संयोजी यौगिकों का महत्व। ठीक है, ये सब आपको चैप्टर नंबर 5 पर मिलेंगे। चैप्टर नंबर 5 पर इनके आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है और थ्योरेटिकल आंसर है। इनकी थ्योरी लिख पाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, कम से कम 30 मिनट एक क्वेश्चन करने में लग जाएगा। ठीक, तो इसलिए इसको हम लोग जो है आप लोग स्वयं कर लें। और यदि आपको इसका आंसर नहीं मिलता है तो आप 8533049772 या फिर 9412653889 पर अपना क्वेश्चन, अपना प्रश्न, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम, जिला का नाम और अपना नाम लिखकर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। अपना नाम, जिला का नाम और प्रश्न, ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं मैं आपके बारे में, एड्रेस नहीं ले रहा हूं, बस आपका डिस्ट्रिक्ट नेम मुझे भी पता चल जाए कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से हमारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और बेहतरीन नंबर ला रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से भैया आप लोग अपना प्रश्न, जिला का नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और हम आपको इसका आंसर व्हाट्सएप में दे देंगे। क्वेश्चन आया, अमीनो अम्ल तथा न्यूक्लिक अम्ल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी एक लॉन्ग आंसर है भैया, छठवें का खा। अमीनो अम्ल और न्यूक्लिक अम्ल, ये भी एक लॉन्ग आंसर है, इनको भी लिख पाना बड़ा मुश्किल है, सारे थ्योरेटिकल हैं। अमीनो अम्ल जो होते हैं, ठीक है, तो इनको भी आपको ये चैप्टर नंबर 10 में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन हैं, और अगर आपको नहीं मिलते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप यहाँ पर आकर के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको आंसर यहाँ से भेज देंगे। ठीक है ना। छठवें के खा का अथवा, छठवें के खा का अथवा कह रहा है निम्नलिखित विटामिन के स्रोत तथा इन विटामिनों की कमी के कारण होने वाले रोगों का उल्लेख कीजिए। तो पहला दिया गया विटामिन ए, क्या दिया, विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए दिया गया है, विटामिन ए के स्रोत की बात कर रहा है। तो इसका वैसे रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल होता है, रासायनिक नाम होता है। इसके स्रोत होते हैं हरी सब्जियां, स्रोत हरी सब्जियां, गाजर, पालक आदि, ये मुख्य रूप स्रोत है। और इसकी कमी के कारण होने वाला रोग जो होगा वो रतौंधी होगा। ठीक है ना, रतौंधी होता है, रतौंधी रोग। फिर आया विटामिन सी की बात करें, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है इसका नाम, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके स्रोत की बात करें, समस्त खट्टे फल, समस्त खट्टे, क्या लिख रहा है, सॉरी, समस्त खट्टे फल इसके मुख्य स्रोत होते हैं। इसके अलावा आंवला बहुत ज्यादा, आंवले में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, नींबू है, संतरा, ये तो समस्त खट्टे फलों में आ जाएगा आदि। आंवला में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से जो रोग है वो स्कर्वी रोग हो जाता है, स्किन संबंधी रोग हो जाता है। विटामिन डी,
अगला आया विटामिन डी। इसका मुख्य स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य का प्रकाश होता है विटामिन डी का स्रोत। तो सूर्य का प्रकाश, दूध, मछली, अंडे आदि। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स मतलब सूखा रोग हो जाता है, सूखा रोग। फिर विटामिन आता है, कौन सा दिया गया है? विटामिन ई दिया गया है, विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? पहले तो यही लिखते हैं, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल रासायनिक नाम होता है। अब इसके स्रोत के बारे में चलते हैं। तो इसमें अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज और भी हो सकते हैं। विटामिन ए के सॉरी विटामिन ई के स्रोत लिख रहे हैं हम लोग। है ना? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई के स्रोत में अंकुरित अनाज है, सोयाबीन है, सोयाबीन है, मूंगफली है, मूंगफली है, सूरजमुखी है। इन सब में विटामिन ई मुख्य रूप से पाया जाता है। और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। जो रोग होगा वो होगा जनन क्षमता में कमी, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और लास्ट में है विटामिन के स्रोत एवं रासायनिक नाम, ये बताना है हम लोगों को। लास्ट हमारा बचा है विटामिन के का रासायनिक नाम एवं स्रोत। तो हम लोग विटामिन के को कहां पर करते हैं? चलो यहीं पर कर देते हैं, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है, फाइलोक्विनोन होता है। और इसके जो स्रोत है मुख्य रूप से वो क्या होते हैं? हरी सब्जियां, सरसों की भाजी, हरी सब्जियां, सरसों की भाजी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी आदि। और इसकी कमी से जो रोग होता है तो रक्त का थक्का ना बनना, यानी रक्त बनता नहीं है, रक्त जमता नहीं है चोट लगने पर और कंटिन्यू बहता रहता है, जिससे कि मृत्यु हो सकती है। अधिक ब्लड बह जाने के कारण मृत्यु हो सकती है। ठीक है ना? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो गया। छठवें का का, उसका अथवा और छठवें का खा, ये आपके क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप करिए और हम आपको आंसर यहां से भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का
अणुसूत्र C4H8O2 वाले कार्बनिक यौगिक का जब तनु H2SO4 से जल अपघटन कराया जाता है तब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल A तथा एक एल्कोहल B प्राप्त होता है। B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इस अम्ल का एनहाइड्राइड C प्राप्त होता है। इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त होता है। A, B, C को पहचानिए तथा उनसे संबंधित रासायनिक समीकरण की लिखिए। तो देखिए क्या कह सकते हैं, एस्टर जो होते हैं ना, एस्टर जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्टर जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल देते हैं। अब चूंकि उसने कहा कि C4H8O2 जो है वो जल अपघटित होकर या जल से क्रिया करके जल अपघटन कराया गया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल देता है। अतः अणुसूत्र C4H8O2 वाला यौगिक एक एस्टर है। तो CH3 CH2 COO CH3 C4H8O2 ये हमारा एस्टर हो गया। अब इसका हम करवाते हैं जल अपघटन। क्या करवाएंगे? जल अपघटन प्लस H2O और करवाना है डाइल्यूट H2SO4 की उपस्थिति में। तो उसने कहा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है और एक लवण देता है। तो CH3COOH प्लस CH3CH2OH ये A हो गया और ये हमारा B है। ठीक है ना? कह रहा है B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। तो जो B था CH3CH2OH इसको ऑक्सीडाइज किया गया H2CrO4 क्रोमिक अम्ल के साथ, तो कह रहा है A प्राप्त होता है, मतलब CH3COOH अगर बैलेंस करें तो H2O बाहर हो जाएगा, ये हमारा A मिल गया। ठीक है, फिर उसने कहा B को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलिक अम्ल A प्राप्त होता है। A को P2O5 के साथ गर्म करने पर इसका एनहाइड्राइड मिलता है। तो CH3COOH इसको P2O5 के साथ हीट करते हैं तो एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O यानी एसिटिक एनहाइड्राइड मिलता है। क्या मिला? अम्ल C मिलता है, एसिटिक एनहाइड्राइड C, ये C हो गया। ठीक, प्लस H2O बचेगा, प्लस H2O बैलेंस करेंगे तो यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल्स। आगे उसी ने कहा कि इस एनहाइड्राइड का जल अपघटन कराने पर पुनः अम्ल A प्राप्त हो जाता है। अब जो ये C मिला यानी CH3CO इसका करवाते हैं जल अपघटन, तो ये कह रहा पुनः अम्ल A मिल जाता है 2CH3COOH A फिर से। तो ABC को पहचानिए तथा संबंधित समीकरण। तो A इक्वल टू क्या है हमारा? CH3COOH। नाम की बात करें तो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। B कौन है हमारा? CH3CH2OH एथेनॉल होगा।
नाम। सी कौन है? CH3 CO का होल ट्वाइस हो, बोले तो एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड है जो हमारा 7वां का कंप्लीट करता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब इसने कहा कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे, यानी हाउ विल यू ऑब्टेन, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो इसकी बात कर लेते हैं रासायनिक समीकरण की। तो इसको हम लोग साफ करते हैं और 7वें के का के अथवा पर चलते हैं। 7वें के का अथवा कैसे प्राप्त करोगे। नंबर वन पर उसने कहा बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन। तो C6H5COOH ये बेंजोइक अम्ल है, इसको रिएक्ट कराया NaOH से, तो माइनस का H2O निकलेगा C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट बना। क्या बना? सोडियम बेंजोएट बन गया। अब इसकी पुनः NaOH प्लस CaO यानी सोडा लाइम के साथ गर्म करेंगे। एक काम करो, NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या? C6H6 माइनस का Na2CO3, ये बेंजीन मिल जाएगा। दूसरा वाला कह रहा है कि थैलिक अम्ल से थैलामाइड, थैलिक अम्ल से थैलामाइड निकालना है। तो थैलिक अम्ल का जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार होता है, COOH COOH। इसको गर्म करते हैं तो माइनस का वाटर निकल जाता है और ये बनेगा COCO, जिसको अमोनिया के साथ Na3 के साथ हीट करवा देते हैं। तो CONH ये थैलीमाइड हो गया, थैलीमाइड। और ये जो बना है इसको हम नाम दें तो थैलिक एनहाइड्राइड। तीसरा वाला इसका क्या कह रहा है? बेंजिल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजिल्डिहाइड। तीसरा है बेंजिल्डिहाइड CHO, इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करवाइए, इसके साथ HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बन जाएगा CHO NO2 प्लस मेटा नाइट्रो बेंजिल्डिहाइड। चौथा वाला बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड, बेंजीन से CO प्लस HCl, बेंजीन से बेंजिल्डिहाइड बनाना है। एनहाइड्राइड की उपस्थिति लेते हैं, यानी कि उत्प्रेरक का काम करेगा और ये बन जाएगा CHO प्लस HCl बेंजिल्डिहाइड। और पांचवा कह रहा है बेंजिल्डिहाइड से रजत दर्पण, बेंजिल्डिहाइड से रजत दर्पण। नंबर 5 पर बेंजिल्डिहाइड माने कि C6H5CHO।
टू AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस 3OH माइनस एरो मार्क हीट करेंगे, बना देगा C6H5COO माइनस प्लस 2Ag। ये रजत दर्पण है, प्लस 2H2O और प्लस 2NH3, सॉरी 4NH3 आएगा ऐसा। अथवा में इसको हम अगर बेंजिल्डिहाइड को C6H5CHO इसको टालेन अभिकर्मक Ag2O के साथ रिएक्ट करा दें तो C6H5COOH प्लस 2Ag, ये रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं आ रही रिएक्शन तो इससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये सातवें का जो था वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम सातवें के खा की बात करने वाले हैं। क्यूमीन से, है ना, अगला क्वेश्चन है जो सातवें का खा वो कुछ इस सातवें का खा कह रहा है क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त करने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो पहले क्यूमीन लिख लेते हैं, क्या है CH3 ये हमारा क्यूमीन है। क्या है क्यूमीन? क्यूमीन, इससे हमको फिनॉल बनाना है तो इसको ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, प्लस O2 और ये बन जाएगा CH3 और HCOOH यानी COOH और CH3 ये बनेगा। अब इसके बाद में इसका जल अपघटन कराते हैं, तो फिनॉल बन जाता है OH और आपका निकलेगा क्या OH, तो CH3CO CH3 ये फिनॉल बन गया, ये फिनॉल बना। और ये जो है क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड है, तो ये क्यूमीन से फिनॉल बनाना हो गया। अब अभिक्रियाएं कराना है, इसी में अभिक्रियाएं जोड़ रहा है। करा नंबर 1, तो देखो आप फिनॉल की केवल रासायनिक समीकरण है जिंक चूर्ण से अभिक्रिया कराते हैं। तो अगर हम फिनॉल को OH प्लस Zn के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन ऑप्टेन हो जाएगा, प्लस ZnO बाहर हो जाएगा। नंबर 2, सांद्र HNO3 से क्रिया करवाएंगे तो OH प्लस 3HNO3 कंसंट्रेट H2SO4 की अभिक्रिया में उपस्थिति में होती है और ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी कि पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है NO2 प्लस 3H2O। नंबर 5 पर बात करें तो पांचवा है, नहीं सॉरी, बात करें ब्रोमीन जल से कराना है। सॉरी, इसकी थर्ड रिएक्शन है, पांचवी नहीं है, थर्ड रिएक्शन। ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो फिनॉल ट्राइब्रोमोफिनॉल ऑब्टेन होगा OH, इसका नाम TNT ट्राइनाइट्रोटालुइन, सॉरी TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है पिक्रिक अम्ल। ठीक है, और अगर हम फिनॉल की ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो ट्राइब्रोमोफिनॉल OH
Br, Br और Br प्लस 3HBr, ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। इस तरीके से सातवें का खा भी कंप्लीट हो गया। और इसके सातवें का जो खा है ना, जो सातवें के खा का जो अथवा है, सातवें के खा का जो अथवा है, तो जल गैस से मेथेनॉल का औद्योगिक निर्माण चित्र की आवश्यकता नहीं है। सुक्रोज के तो इसी के साथ अगर कोई भी आंसर आपको मिले ना, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। और सातवें का खा जो है आपका, वो चैप्टर नंबर 7 पर मिलेगा। खा का अथवा, सॉरी, सातवें खा तो मैंने कर दिया है। सातवें खा का जो अथवा है वो चैप्टर नंबर 7 पर मिलेगा, क्योंकि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल लिखने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। और अगर आपको नहीं मिलता तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए और आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। और भैया चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपके पास सारे नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से पहुंचते रहे और आप बढ़िया कड़ाके की ठंड में रजाई के अंदर पड़े पड़े आसानी से अपना काम करते रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। और आप लोग पढ़ें, आप अपने फ्रेंड सर्किल को बताएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर कर दें। कमेंट के दौरान अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना ना भूलें, जिससे कि हम समझ सकें कि हमारे बच्चे हमसे कहाँ तक जुड़े हुए हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।